OMR अपनी जो है अब हिस्ट्री होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स कैसे पढ़नी है, कैसे आपको मार्किंग्स करनी है, नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। 2 बार अगर पेपर हो गया तो क्या होगा सर, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर आएगा क्या? तो ड्रॉपर्स को बहुत इसमें सीखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस OMR की बनी हुई है। टफनेस लेवल क्या आएगा? अगर हम सोचे 5 घंटे की ओवरऑल पढ़ाई करके नीट फोड़ दें तो सॉरी रहेगा यार। इतने सारे और बच्चे हैं जो कि आप सोचो जान लगा रहे हैं, 10, 11, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ छोड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ भी सिलेबस में है। बात कर रहा हूँ पूरे में से पूरे आ रहे हैं, उसने बिल्कुल बैलेंस बनाया था। जे एडवांस के PYQ जगह तो जाते इस साल भी कराए थे, तभी तो ये 700, 705, 690, 685 नंबर आ रहे हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, फिजिक्स में कैसे बच्चे फोड़ देते हैं यार। हर्ष की बात करूं, 180 आउट ऑफ 180 लेके आ रहा है फिजिक्स में, 685 उसका टोटल है रीनीट में। 3 मई को जो हुआ था उसमें 710 नंबर आ रहे थे, इस बार थोड़े से कम हो गए। कैसे फिजिक्स की पढ़ाई करनी है अब, स्पेशली 2027 की अपन बात करें, भाई CBT मोड होने वाला है ना, और पेपर टफ आएगा कि आसान आएगा ये हमको नहीं पता। तो भाई ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने तक, इसलिए मैं ऑलमोस्ट 100% बोल रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नीट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स कैसे पढ़नी है, कैसे आपको मार्किंग्स करनी है, नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। 2 बार अगर पेपर हो गया तो क्या होगा सर, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर आएगा क्या? भाई देखो यार, इतने जेई से अगर अपन लर्निंग लें तो भाई जेई से ज़्यादा बच्चे नीट में बैठते हैं, तो उसमें जेई में जब मल्टीपल शिफ्ट में कराना पड़ता है NTA को, तो नीट में भी मोस्टली मल्टीपल शिफ्ट्स में ही होगा अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट फाइनल हो जाता है, जो कि 99% मान लो CBT मोड ऑलमोस्ट डन ही है। ठीक है ना, एक अनाउंसमेंट तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आ ही चुका है, तो भैया OMR को टाटा बाय बाय बोल दो अब से, है ना। OMR अपनी जो है अब हिस्ट्री होने वाली है, तो ड्रॉपर्स को बहुत इसमें सीखना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस OMR की बनी हुई है। टफनेस लेवल क्या आएगा? देखो 2024 लेवल का आएगा, ये कम चांसेस है। 25 का आएगा, 26 का आएगा। अच्छा देखो, जब मल्टीपल शिफ्ट्स होती है ना, तो आपको सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। जेई के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको इजी शिफ्ट भी मिल सकती है, मॉडरेट शिफ्ट भी मिल सकती है, और आपको टफ शिफ्ट भी मिल सकती है। और इसको करने के लिए हो सकता है नीट को भी परसेंटाइल का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़े, बेस्ड ऑन उसके बेसिस पे फिर रैंक्स आए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में नॉर्मलाइज वैसे ही होता है। अब अपन बात करें फिजिक्स जो इस बार आई, आप लोगों ने पूरा पेपर 2026 का फिजिक्स का देखा होगा, तो उस पेपर में 180 में से 180 अगर लाने हैं, या अगर मैं 180 की बात नहीं करूं, अगर सबसे पहले हम 150 की भी बात करें, 150 यार बहुत अच्छे नंबर हैं 2026 रीनीट में। 2025 में तो 130, 140 भी बहुत अच्छे नंबर थे, उसका आपको पता है। तो भाई अब हमें कैसे फिजिक्स की तैयारी करनी है, क्या हमारी लर्निंग्स हैं। जिस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसके 180 में से 180 आ रहे हैं, उसका मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे उसने तैयारी करी, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। काफी सारे ड्रॉपर्स को देखते हैं यार, कुछ एक ढर्रा हो जाता है उनका दिमाग में चलने का, वो उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, तो नंबर नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम नंबर कैसे बढ़ाने हैं? अगर हम 300 नंबर पे अटके हुए तो हमें क्या करना है, 350 पे तो क्या करना है, 400 पे तो क्या करना है, 450 पे तो क्या करना है, 500 पे तो क्या करना है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यार देखो, आपको अपना इनपुट तो हाई रखना ही है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचे 5 घंटे की ओवरऑल पढ़ाई करके नीट फोड़ दें तो सॉरी रहेगा यार। इतने सारे और बच्चे हैं जो कि आप सोचो जान लगा रहे हैं, 10, 11, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। इस बार मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे के 705 नंबर आ रहे हैं, 700 नंबर आ रहे हैं, 690 नंबर आ रहे हैं, 685 नंबर आ रहे हैं, इन सब का मैं स्टडी एवरेज आपको बताऊंगा ना। इन सब के साथ में ग्रेजुअली आपके लिए पॉडकास्ट भी डालते जा रहे हैं बच्चों, है ना। अभी रिजल्ट आ जाएगा तो और बच्चों के भी डालेंगे, आप उनको देखना जरूर कैसे उनकी जर्नी रही, कितने घंटे की पढ़ाई करी। तो भाई एफर्ट्स आप लोग कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू रखो, बस सिस्टमैटिक तरीके से करना है। तो अगर अपन फिजिक्स में बात करें कि सर हमें थ्योरी, तो देखो आप एक तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ना, अगर हम यहाँ पर बच्चों एक बार थोड़ी सी और बात करें, तो यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको रेडी होना है। अब जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता कैसे हो रहा है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे ही प्रैक्टिस करें। अब से सारे टेस्ट आप या तो मोबाइल पे दें, या अगर लैपटॉप हो तो उस पे दें, कंप्यूटर हो तो उस पे दें, ताकि आपको वहीं पर फिल करने की हैबिट बने। OMR में टेस्ट स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है और इसमें बिल्कुल अलग होती है।
तो अब हमको लग के काम करना है और नीट 2027 फोड़ देना है और एज अर्ली एज पॉसिबल गिल्ट से बाहर आ जाना है। कई बच्चों का एक सवाल भी आता है, सर मैं नीट 2027 की तैयारी कब से चालू करूं, रिजल्ट आने के बाद से करूं। यार आपने आंसर शीट से मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड आप एज अर्ली एज पॉसिबल तैयारी चालू कर दो। अगर आपके 500 से कम नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी कैटेगरी में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, करनी ही होगी, तो क्यों अपन टाइम वेस्ट करें। अगर मान लो नीट 2 बार भी हो गया, मान लो कई ये भी चल रही है कि नीट 2 बार होना चाहिए, कई लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं इसके, तो फिर पहला राउंड तो ऑलमोस्ट फरवरी में भी हो सकता है। तो हमें पूरा सिलेबस दिसंबर जनवरी तक खत्म करना है, पहली चीज तो। अब फिजिक्स की अपन बात करें बच्चों पर्टिकुलरली, तो भाई 4 कंपोनेंट में फिजिक्स को समझना है हमें, जो कि हमें नंबर दिलाती है। एक तो थ्योरी उसकी कैसे कवर करनी है, एक प्रैक्टिस कौन से सवालों की करनी है, एक टेस्ट कैसे देने हैं, टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, और एक रिवीजन कैसे करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ना सिलेबस बहुत माइन्यूट डिटेल पे समझना पड़ेगा। एक तो सिलेबस, नीट का जो सिलेबस है ना उसको ढंग से करना। देखो यार इस बार आप देखो एरर में एक सवाल आया था, है ना, वो लीस्ट काउंट, मतलब जो नेगेटिव एरर का जो सवाल था वो खैर ड्रॉप हो गया, वो सवाल सबके लिए बोनस हो जाएगा वो। लेकिन आप देखो उसमें कई बच्चे ये चीज़ छोड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ भी सिलेबस में है क्या, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम छोड़े नहीं, सिलेबस हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्या चीज़ सिलेबस में है, क्या चीज़ सिलेबस में नहीं है। अब बच्चे पूछते हैं सर बेसिक से स्टार्ट करें क्या पढ़ना। देखो यार आप जब वापस स्टार्ट करो ना, जो 2 बार ड्रॉपर होते हैं, 3 बार ड्रॉपर होते हैं, उनको लगता है सर बेसिक से स्टार्ट करने में थ्योरी में बड़ा जोर आता है। देखो यार अगर आप 450 प्लस हो तो आप बेसिक से छोड़ सकते हो पढ़ना, लेकिन 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 इस बात को ध्यान से सुनना, बेसिक मतलब आप इसमें ना चैप्टर बाय चैप्टर में बांटो। आप अपने फिजिक्स के जो 30 चैप्टर हैं उनको लिख लो और उसमें देखो आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसमें आप ज़्यादा स्कोर करते हो, उसको आप बेसिक से पढ़ना हटा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो ना, तो बच्चों यार बेसिक से ही पढ़ना, जोर आता है पढ़ने में वापस से, लेकिन आप बेसिक से ही पढ़ना, क्योंकि इस बार हमें कोई भी गैप रखना नहीं है। आप बेसिक से पढ़ते जाओ और फिजिक्स को यार कंसेप्चुअली लॉजिकल पढ़ना। फॉर्मूलेस तो आपको याद रखने ही होंगे, उसमें तो आपकी मेमोरी काम आएगी। फैक्ट्स आपको याद रखने ही होंगे, उसमें कोई समझने की बात नहीं होती। जो फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला याद रखना है। तो फिजिक्स में याद रखने का कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है और समझने का कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम 150 प्लस लाना चाहते हैं। और हम लाके रहेंगे। जो बच्चे 180 की भी आज जिसकी बात बता रहा हूँ उसके पूरे में से पूरे आ रहे हैं, उसने बिल्कुल बैलेंस बनाया था, मतलब उसने याद भी रखी थी जो चीजें याद रखनी है। कुछ प्रोफाइल जो एकदम अटपटी सी होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग बताऊंगा मैं बात आपको, वो उसने उनके मेथड भी मेमोराइज करे थे कि मतलब ये पर्टिकुलर सवाल इस मेथड से सॉल्व होता है। लेकिन जो उसका मेजर कंपोनेंट था थ्योरी में, मैं आपको बताऊं, ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड लॉजिकली। मतलब रटना नहीं है फिजिक्स को कि यार हर चीज में अपन ये चीज याद कर रहे हैं कि ये आ जाए तो ये लगा देना, ये आ जाए तो ये लगा देना, उसमें फिर आपका स्कोर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बुरा मत लगाना यार इस बात में, लेकिन उसमें आप फिर 100 तक ही अटक जाओगे, आप उससे ज्यादा जा ही नहीं पाओगे। नीट आपको टेस्ट करने लग गया है अभी भाई लॉजिक पे, जेई मेन लेवल तक, जे एडवांस लेवल तक कुछ क्वेश्चन की थ्योरी टच होने लग गई है, तो उसको लॉजिक से समझना पड़ता है और उसमें फिजिक्स आसान भी हो जाती है। तो फिजिक्स को एक तो एंजॉय करो यार, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, फिजिक्स आपको दीवाना बना दे, ऐसे पढ़ाई करनी है और बनाएगी फिजिक्स। देखो तो यार एक तो उसको आई हेट फिजिक्स कभी मत बोलना, आई लव फिजिक्स, आई लव फिजिक्स कमेंट में बता देना आई लव फिजिक्स। आप जितनी बार बोलोगे ना, आप आई हेट फिजिक्स बोलोगे तो रिप्लाई आई लव यू तो ही आएगा, आई हेट यू टू ही आएगा। फिजिक्स तो बोल देंगे मेरे चाहने वाले इतने सारे, मैं तेरे को क्यों प्यार करूं। तो भैया अपन भी बोल दो आई लव फिजिक्स, पर सर लव तो होता ही नहीं है, डर लगता है फिजिक्स से। कोई बात नहीं, पहले झूठ में बोलना चालू करो, फिर वो झूठ अपन सच बनाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर में। तो लॉजिक से पढ़ना है, आप उसमें टाइम दो। कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लास में चल रहा है आपको समझ में नहीं आया तो आप टीचर से पूछो, हैंड रेस करो, ऑनलाइन में हैंड रेस करो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो हैंड रेस करके पूछो। डाउट से घबराओ मत। कई बार हमें लगता है कि यार मैं अकेला ही गधा हूं क्या, बाकी सबको तो समझ में आ रहा है, यार हर जने को ये लगता है, इसलिए कोई भी हैंड रेस नहीं करता है। ऐसे मत करो, आस्क योर डाउट। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो वो बात तक असर डालेगा। हुआ नहीं हुआ 2026 में, जिन्होंने 26 में एग्जाम दिया, जो 11th के बच्चे हैं जो अगले साल 12th में आके एग्जाम देंगे, वो अपनी 11th की जर्नी से रियलाइज करना, जहां पर भी आपने डाउट नहीं पूछे, इसको अनक्लियर छोड़ दिया, वो बेटा बात तक परेशान करता है और उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है।
तो फिजिक्स को हमें कैसे टैकल करना है, चैप्टर बाय चैप्टर टैकल करना है। तो कभी भी पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग या पूरी फिजिक्स कमजोर नहीं होती है, हमेशा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है, चैप्टर कमजोर होता है, ये समझना। तो जब आपका थ्योरी में कोई चैप्टर चल रहा हो तो उस चैप्टर पे पूरा फोकस करके उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पूरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनाने की चिंता मत करो। योर चैप्टर इज स्ट्रॉन्ग देन योर फिजिक्स इज स्ट्रॉन्ग। तो उस चैप्टर में आप उस कॉन्सेप्ट में आपको सर्कुलर मोशन चल रहा है फॉर एग्जांपल, आपको समझ में नहीं आया सर ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है, आस्क इट बट क्लियर इट एज देयर एंड देयर ओनली। अब एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ रही, तो देखो यार फिजिक्स में एनसीईआरटी अगर आपका टारगेट 150 तक लाना है तो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना बेटा, थ्योरी के लिए बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर 150 140 तक नंबर लाना चाहते हो तो आपको थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपके टीचर अच्छे हैं, सारा कंसेप्ट वो कवर कर रहे हैं, सारी चीज कवर करवा रहे हैं, तो आप यहां तक 140 150 तक पहुंच सकते हो। ये ध्यान रखना। उसके लिए एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 150 तक काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 170 प्लस लाने हैं, 180 लाने हैं, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। देखो इस बार आप बात करो, हर साल 1 से 2 सवाल ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी की छुपी हुई लाइंस में से आते हैं। इस बार वो स्कैटरिंग वाला सवाल आ गया, उसका ग्राफ बनाना था, वो एक्सपेरिमेंट का, है ना। तो भाई वो जनरली मोस्टली टीचर्स ने कवर नहीं किया होता है ना। अपने यहाँ टीचर्स ने किया था उसको कवर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट मिस हो जाता है क्योंकि वो एनसीईआरटी की एक लाइन में लिखा हुआ है वो, है ना। तो अगर आपका एम 170 प्लस है तो पहले तो आप अपनी अच्छी से थ्योरी कवर कर लो। लेकिन अगर आपका एम 170 प्लस लाना है तो फिर उस केस में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमें पढ़नी पड़ेगी और उसमें लाइंस को आप एनसीईआरटी को मार कर लो। देखो जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, मैंने नीट के लिए बच्चों के लिए एनसीईआरटी मार करके भी डाल रखी है, उसको मैं इस लैब पे भी कोशिश करता हूँ देखो डलवाने की, है ना, डल जाएगी वो। कुछ चैप्टर्स मैंने खुद ने मार किए तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी मार्किंग भी उसमें बना सकते हो एनसीईआरटी में कि यार ये पैराग्राफ पर्टिकुलर, जैसे मार्किंग कैसे होती है उसमें, यार ये पर्टिकुलर पैराग्राफ कोई काम का नहीं। अब जैसे इंट्रोडक्शन आ रहा है उसमें, मान लो किसी चीज का बेसिक डेफिनेशन आ रही है जो आपको याद है, तो ये मेरे को रिवाइज करना नहीं है। आप इस तरह से एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो लाइन को। मैं आपको कभी एनसीईआरटी मार्क कैसे करनी है बता दूंगा एक बार को, वो वीडियो भी आपके लिए आएंगे, है ना, ठीक है। तो उसमें मार्क करो और आपको कोई लाइन लगी यार ये इंपॉर्टेंट है तो वहां पर ये ना वो पर्टिकुलर लाइन उसमें वहां पर मार्क करके यार ये मैं नीट के पहले रिवाइज करके जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। और ये पूरा यहां से यहां तक मुझे नहीं करना है, ये बकवास है इसमें, अब मुझे आता है ये। तो आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 10% लाइंस बच जाएगी, 10% लाइंस जो आपको रिवाइज करने की। तो आप 10 गुना तेजी से रिवाइज कर लोगे किसी भी और बच्चे से अगर आपने मार्किंग कर ली तो मार्क करना है इसमें, ठीक है। अदर बुक्स और दूसरी बुक्स भी थ्योरी के लिए करेगा नहीं यार, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अभी अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं, आप अपने टीचर से अच्छे से पढ़िए। बुक से थ्योरी पढ़ना जनरली टाइम वेस्ट है अभी इस सिनेरियो में, जब इतने वीडियोस वगैरह सब एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट रिकमेंड बुक्स फॉर थ्योरी। तो थ्योरी का क्या है, मेक चैप्टर बाय चैप्टर स्ट्रॉन्ग, आस्क योर डाउट। जैसे इसरल की लाइव क्लासेस में 2 वे इंटरेक्शन होता है, छोटे बैचेस चलते हैं, टीचर बच्चों से बात कर सकते हैं। तो आप लोग हैंड रेस कर लें, टीचर अनम्यूट कर देते हैं, आपकी फोटो भी दिख जाती है, वीडियो भी दिख जाता है। ऐसी ही बात होती है जैसे ऑफलाइन में बैठे हैं, और ऑफलाइन में तो लिमिटेड बैचेस रहते ही हैं, बच्चे लिमिटेड रहते हैं, तो उसमें आप बिंदास डाउट उसमें अपना थ्योरी का क्लियर करें। तो भाई अब देखिए, अगर हम 2026 में जो क्वेश्चंस आए चैप्टर वाइज वेटेज उसकी बात करें, देखो पढ़ना सब कुछ है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आइडिया लग जाए कि कौन से चैप्टर्स हमें करने बहुत स्ट्रांग है फिजिक्स में। भले ही अगर ऐसा हो जाए कि कौन सा चैप्टर छोड़े कौन सा नहीं छोड़े, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप लास्ट 10 साल का भी देखेंगे ना बच्चों एनालिसिस, तो इसमें से काफी चैप्टर्स हर साल बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ चैप्टर्स कम आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है। बट वी शुड नो कौन सा चैप्टर भाई स्पेशल है। वो शादी में नहीं कहते भैया फूफा जी हैं इनको ध्यान से रखना है, वैसे ही कुछ फूफा जी चैप्टर्स होते हैं, उनको हमें ढंग से देखना है। जैसे अगर अपन बात करें भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स, आप देखो मॉडर्न फिजिक्स में इस बार 6 सवाल आए हैं, एटॉमिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, न्यूक्लियर फिजिक्स मिलाते हुए अगर अपन बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको इसकी मैं एक बार एनसीईआरटी इसकी डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें काफी इंफॉर्मेशनल चीजें जिससे कि नीट सवाल पूछ सकता है। तो मॉडर्न फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल टॉप करता है ये हर साल का नीट का ऑलमोस्ट टॉपर है, इस साल भी टॉपर रहा है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक की अपन बात करें 3 सवाल आए हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईएमआई की बात करें 3 सवाल आए हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अगर अपन केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की मिला के बात करें 4 सवाल आए हैं, ये हर बार लगभग 3 से 4 सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इस बार कम आ गया, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा धोखा दे दिया, इस बार हर बार 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, इस बार 1 ही सवाल आया, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अपन सेमीकंडक्टर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। आपको छोटे चैप्टर आपको बताता हूँ बच्चों, जो कि बहुत छोटे हैं, तो उनसे सवाल बैठते हैं। देखो आप ईएम वेव्स की बात करो, इसमें एक सवाल में 2 आंसर आए थे क्योंकि एक में मिसप्रिंट हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप इसको ढंग से करके जाना। वेरी मतलब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक यूनिट डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो ऐसा नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करके आपको बच्चों इसमें जाने हैं। सर आपने बाकियों पे मार्क नहीं लगाया, बेटा करना सब कुछ है, लेकिन ये जो स्टार मार्क चैप्टर्स है ना, इनको आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल पे करके जाना, एक एक चीज इसमें करनी है। सर अब प्रैक्टिस में कैसे करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको देखो क्या क्या करना है। अब देखो क्या हुआ, नीट टफ आ गया है ना, तो सारे लोग बोल रहे हैं यार जेई मेन करना चाहिए, जे एडवांस करना चाहिए। अरे भाई रुको जरा, ध्यान से सुनो, आप सब करना, लेकिन आप स्टार्ट कॉन्सेप्ट बिल्डर से ही करो, बेसिक सवालों से आप स्टार्ट करो। कभी भी चैप्टर में सीधे आप एकदम उस पे नहीं कूद सकते हो, जब तक कि वो चैप्टर आपका सुपर स्ट्रांग नहीं हो, ऑलरेडी पहले से हो तो कूद सकते हो उसमें आप। लेकिन अगर आपका चैप्टर स्ट्रांग नहीं है ना, तो बच्चों बेस से बिल्ड करना स्टार्ट करना, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स जरूर से करना, जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। देखो एक चीज बताता हूं, सिर्फ डीपीपी से काम नहीं होता, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होती है। मॉड्यूल्स आर मस्ट, कई जगह उसको शीट्स बोलते हैं, कई जगह उसको मॉड्यूल बोलते हैं, तो मॉड्यूल या शीट जरूरी है, और वो डिस्कस होने चाहिए क्लास में, बेटा ये ध्यान रखना। अगर वो डिस्कस नहीं हो रहे ना क्लास में, उसका डिस्कशन नहीं हो रहा, तो वो यूजलेस है। तो दे शुड बी डिस्कस्ड, और आपको पूरे करने हैं। तो स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, फिर थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल पे जाओ, ब्रेन बूस्टर्स जिनको अपन बोल सकते हैं, रैंक बूस्टर्स बोल सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा टाइम लगाए। इस बार भी अगर अपन देखें, जो अब 15 से 20 सवाल आप ऐसे मान के चलो, जो मैं ब्रेन बूस्टर कैटेगरी के बोलूंगा, जो इस बार भी आए हैं, 2025 में भी आए थे, तो टफ शुट में जिनकी मात्रा ज्यादा रहती है, तो आप उसके अच्छे सवाल भी करें उसमें। नीट के पीवाईक्यूज तो मस्ट डू है ही सही भाई, नीट के पीवाईक्यूज छोड़ना मत, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लास्ट 10 से 15 सालों के आप नीट के पीवाईक्यूज करो, लेकिन उसमें जो बिल्कुल हलवा है वो छोड़ सकते हो, जैसे कुछ बिल्कुल ही हलवा है तो। लेकिन 25-26 के, अब 26 के आपके पास 2 पेपर्स हैं, 25-26 के तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है। लास्ट 10 ईयर्स आर मस्ट मिनिमम। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। सर मैं एनसीईआरटी बुक के सवाल करूंगा, बेटा कर लेने चाहिए। जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार आप नजर से जरूर से निकालो, उसके न्यूमेरिकल्स कर लो, उसके थ्योरी के क्वेश्चंस भी कर लो। अगर आपको कुछ इसमें कोई किताब अगर आपको पूछनी है, तो मैं एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सिंगल कैरेट एक मल्टीपल कैरेट होते हैं, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं, वो मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों को। अगर आपके पास में अच्छा मटेरियल नहीं है तो, अगर आपकी कोचिंग ने अच्छा मटेरियल दे रखा है आपको, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। जैसे अपन बच्चों को मॉड्यूल्स देते हैं जिसमें 2 एक्सरसाइज होती हैं, फिर स्पेशल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर डीपीपीज जिसको अपन सीपीपीज बोलते हैं, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर पैटर्न बेस की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत जरूरी है। असर्शन रीजन कैसे करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस के सवाल कैसे करने होते हैं। तो नीट स्पेशल 27 का मटेरियल बच्चों आपके लिए बनाया है, जिसमें कि इसी टाइप के लेवल के सवाल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अलग हट के आते हैं ना, उनकी स्पेशल प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो आप लोग मॉड्यूल्स करो, डीपीपीज इसमें से करना है, और शीट जो है तो शीट आप कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, जो भी। अब जेईई मेन के पीवाईक्यूज की बात करें बच्चों, करने लेकिन सारे नहीं करने भाई, बहुत सवाल है। सर मैं 2026 के सारे कर लूँ क्या, 25 के सारे कर लूँ क्या? नहीं, आप लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के करो, लेकिन सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करो। तो बच्चों अपन ने एक सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, इसको मैं आपको ऐप में इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार इस पर थोड़ा सा काम जेईई में तो अपन देते ही हैं, नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा और स्पेशल टेलर मेड करके सेलेक्टेड पीवाईक्यूज ही आप लोग करना, इसमें ध्यान से, सारे मत करना। और वो टीचर्स ने बढ़िया से सेलेक्ट करना तो मजा आ जाएगा। और अगर आपके पास सेलेक्टेड नहीं हो तो फिर यार आप 2026 के ही एक जैसे शिफ्ट होती है इसमें, जनवरी के उठा लेना, लेकिन वो चैप्टर वाइज करना बेटा। दिस शुड बी डन चैप्टर वाइज, नॉट फुल पेपर्स, चैप्टर बाय चैप्टर में इसको आप करते चलना। अब जे एडवांस के सवाल करने नहीं करने भाई, करने जे एडवांस के पीवाईक्यूज लेवल तो जाते हैं, इस साल भी कराए थे, तभी तो ये 700, 705, 690, 685 नंबर आ रहे हैं।
लेकिन जे एडवांस के बच्चों सारे सवाल रेलेवेंट नहीं है, ध्यान रखना, सारे सवाल रेलेवेंट नहीं है। लाइन से करने मत बैठना लास्ट 10 ईयर्स के यार। जे एडवांस में आप सोच के देखो, अंडर 100 रैंक 70% मार्क्स पे आ जाती है। कितने नंबर पे आती है? 70% पे आ जाती है। वो पेपर अलग होता है यार, उसमें 3 घंटे में सिर्फ आपको 48 क्वेश्चंस करने होते हैं, और यहां पर 3 घंटे में कितने करने होते हैं? 180 करने होते हैं सवाल। तो सारे जे एडवांस के सेलेक्ट मतलब मत करना, उसमें भी सेलेक्टेड करना जो कि नीट के रेलेवेंट हो। उसकी भी लिस्ट आपको कोशिश करते हैं प्रोवाइड कराने की बच्चों, लेकिन उसमें आप सारे ध्यान से सुनना, मतलब ऐसे नहीं जोश में आके सारे करने लग गए, उससे आपकी प्रैक्टिस बिगड़ जाएगी। करने जरूर है पर एकदम नीट रेलेवेंट। फिर इरोडो की बात करें, मैं तो कह रहा हूं इरोडो भी करो, हम करवाते हैं कोर्स में इरोडो के भी कुछ सवाल, लेकिन सेलेक्टेड जो कि नीट रेलेवेंट हैं। तो भाई ये एकदम अच्छा लेवल हो जाएगा। इसके बाद जेईई पीवाईक्यूज, एडवांस पीवाईक्यूज और इरोडो के कुछ सवाल के बाद आपको कुछ झांकने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर अपन बात करें बच्चों, अब जो तीसरा कंपोनेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट। काफी सारे बच्चे ना टेस्ट लास्ट तक के लिए छोड़ते हैं, ऐसा मत करो यार। देखो जिसके 700 नंबर आ रहे हैं उसकी बात मैं बताऊं, उसने 200 टेस्ट दिए कम से कम। पिछले साल जो बच्चा अपना प्रवीण अभी एम्स जोधपुर में पढ़ रहा है, उसने 300 टेस्ट दे दिए थे। जनवरी फरवरी में तो रोज एक एक टेस्ट देने लग गया था वो। मार्च अप्रैल में रोज के 2-2 टेस्ट दिए उसने। और आप देखो ड्रॉप ईयर में एम्स जोधपुर में गया। शिवम की बात करें, एम्स देवघर में भी पढ़ रहा है, थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। तो भाई इन लोगों ने बहुत टेस्ट दिए हैं। तो अब लेकिन हम शुरुआत से कैसे दें? अल्टीमेटली टेस्ट फुल सिलेबस वाले सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आफ्टर जनवरी। तो बच्चों आपका दिसंबर तक सिलेबस अपन खत्म करा देंगे। जो बच्चे ड्रॉपर्स में आना चाहते हैं भाई, अपना बैच ऑनलाइन भी है जिसमें 2 वे इंटरेक्शन होता है, मेंटरशिप होती है, ऑफलाइन भी है। भयंकर तरह से एक एक बच्चे पर ध्यान देकर उसकी कमजोरी क्या है उसको दूर कराते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आपको टेस्ट 3 घंटे के रिव्यू टेस्ट तो देनी है, लेकिन आप हर चैप्टर की टेस्टिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट, बेटा ये जरूर दो। जो चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर की पूरी गणित बता देंगे आप उस चैप्टर में कहां स्टैंड कर रहे हो। 1-1 घंटे के चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में। गेम के रूल चेंज हो चुके हैं, अब ओएमआर पे मत देना कुछ भी। ओएमआर पे देना मतलब अब टाइम वेस्ट है, आपकी स्ट्रेटेजी खराब होती है। हाँ कुछ टेस्ट दे सकते हो ओएमआर पे, पर मेजोरिटी टेस्ट आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने। तो जो अपना गुरुकुल है कोटा में, जो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ के बच्चों को तो हम एक सेपरेट सेंटर्स में ले जाके, ताकि उनकी रियल एग्जाम की प्रैक्टिस हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस कराते हैं। और जो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ऐप पे कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर उसका एनालिसिस दिया जाता है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन आप ओएमआर पे मत देना, कंप्यूटर या मोबाइल पे देना बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट से शुरुआत करते हुए। और जब 3 घंटे का टेस्ट हो, 3 घंटे का टेस्ट देना। डर लगता है शुरू में, सर नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं यार, किसी को बताना मत, खुद अपने लिए नंबर देख लेना उसमें, किसी को बताना मत, पर टेस्ट आप जरूर देना। अब जो ड्रॉपर्स, एक जो बहुत सुंदर बात करते हैं, मैं आपको एक बच्ची लक्ष्मी की बात बताता हूं। उसके 121 नंबर थे, 4 अटेम्प्ट दिए थे उसने नीट के, 5वें अटेम्प्ट में इसराइल के पास आई थी वो। 3 दिए थे, मतलब 12th को मिला के 4 थे, फिर 3 ड्रॉप्स के बाद में इसराइल के पास में आई थी वो। उसके फिर 171 आए। उसकी मैं एक बहुत खास बात बताता हूं। और अभी जितने भी ड्रॉपर्स या 12th के बच्चे भी जितने 680 प्लस से मिला रहे हैं ना, सब एक काम जरूर से करते हैं। व्हाट इज दैट? जो सीक्रेट है, पता है सीक्रेट क्या है? उसको टेस्ट को एनालाइज करना, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर ईसरल की ऐप पर आप टेस्ट देते हैं, तो आपको हर टेस्ट के बाद में 20 पेज की रिपोर्ट मिलती है बच्चों। आपने हर सवाल में कितना टाइम लिया, कितना आपने जो सवाल सही किया वो और कितने % बच्चों ने सही किया, आपने जो गलत किया वो कितने % बच्चों ने सही किया। हर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का एनालिसिस मिलता है। आपने कितना टाइम लिया, बाकी बच्चों ने कितना टाइम लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस मिलता है। वो कौन से सब टॉपिक का था, कितने चैप्टर के कितने सवाल आए, उसमें से कितने गलत हुए, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर चल रहा है, कौन सा वीक चैप्टर चल रहा है, ये एनालिसिस आपको उसमें मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक चीज और आप कर सको तो करना बच्चों, वेरी वेरी हेल्पफुल है। देखो मैं आप एक बच्ची की, ये अपनी एक स्टूडेंट है, उसका डीप एनालिसिस
उसका जो पूरा प्रोफाइल चल रहा है, जितने भी उसने टेस्ट दिए हैं उसमें से छांट के लेके आए हैं कि कौन से सब टॉपिक में कितना जो है गलती हो रही है। जैसे देखो, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बस एक सब टॉपिक कमजोर है, उसमें एक सही किया है, दो गलत करे, एक छोड़ा है। कौन से सवाल हैं, क्लिक करके आ जाते हैं। तो अब आपको देखो, आपने वीक सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। ड्रॉपर्स जनरली क्या करते हैं, वापस से सारी चीज इक्वल इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा मत करना। जो हमारा वीक पोर्शन है उसको ही तो हमें स्ट्रॉन्ग करना है यार। तो वो आइडेंटिफाई करके आपने जितने टेस्ट दिए हैं, क्यूमुलेटिव रिपोर्ट, कंबाइंड रिपोर्ट आपको देते हैं। अब ये बच्ची देखो, इसने न्यूक्लियर एनर्जी एंड मास डिफरेंस, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफरेंस में 4 सही किए, 3 गलत करे, 1 स्किप किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन इक्वेशन में 13 सही किए, 9 गलत किए, 3 छोड़े। तो बाकी सब तो अच्छे लेवल पर है, लेकिन यहां पर गलतियां जहां ज्यादा हो रही है वहां पर आइडेंटिफाई करके बच्चे को बताया जाता है, हर बच्चे को पर्सनली उसके हिसाब से, बेटा ये तेरे सब टॉपिक्स कमजोर हैं, उनके डेडिकेटेड सवाल भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे। तो आप बेसिकली सब टॉपिक आइडेंटिफाई करो और उसको ठीक करो। आप देखो आपके नंबर कितने जबरदस्त लेवल पे बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद में। इसको जरूर से करना बेटा, है ना। अगर अब रिवीजन की बात करें, सर अब लास्ट कंपोनेंट आता है रिवीजन, तो भाई रिवाइज भी करना है। कैसे रिवीजन करना है, तो देखो एक तो नोट्स के थ्रू रिवीजन होता है। आपके नोट्स सबसे अच्छे बुक हैं, पता है, तो नोट्स अच्छे से बनाना। अगर आपके पास पिछले सालों के नोट्स है तो उनको भी यूज कर सकते हो, पर आई वुड रिकमेंड ड्रॉप ईयर में आप फिजिक्स में तो अच्छे से वापस से नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते जाना, मतलब लंबे लंबे नोट्स भी नहीं हो जाए। सर उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्या, फिजिक्स में अगर कोई चैप्टर बहुत कमजोर है तो आप शॉर्ट नोट्स अलग से बना लो, लेकिन मैं जनरली शॉर्ट नोट्स बनाने का रिकमेंड नहीं करता हूँ फिजिक्स में। आप उन्हीं नोट्स में मार्किंग कर लेना। मान लो कोई नोट्स है आपके, आप उसी में मार्किंग कर लेना, सारे फॉर्मूलेस को बॉक्स में डाल लेना, ये एक शॉर्ट नोट्स हो गए। जैसे मार्किंग मैंने आपको बताई थी बच्चों, नोट्स में मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नोट्स अगर सारे जीरो से पढ़ोगे ना, अब यार न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो आपको आती है, तो अगर आपकी नोट्स में न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिखी है तो उसको ऐसे करके क्रॉस कर दो, मुझे रिवाइज नहीं करनी है। ये मार्किंग टेक्निक है बेटा, ये मैंने भी करी थी। मेरी 41 रैंक आई थी जेई में, उसमें बहुत हेल्प करी। इतने बच्चों की टॉप 100 में रैंक जो नीट में आती है, टॉप 1000 में आती है, वो सब किसी ना किसी फॉर्मेट में इसको फॉलो करते हैं। तो भाई आप फिर आपको जो रिवाइज करना है ना, यार ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सूडो फोर्स के बारे में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, तो यहाँ पर आप उसको टिक लगा सकते हो या गुड लिख सकते हो कि ये मुझे रिवाइज करना है। तो नोट्स में मार्किंग आपको बहुत अच्छे लेवल पे फास्ट रिवीजन करवाती है। 70-30 स्ट्रेटेजी होती है, उसका रिवीजन, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्वेश्चंस में होती है वो। तो नोट्स में इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे। अब आपको मॉड्यूल में भी इसी तरह से मार्किंग करनी है क्वेश्चंस की, कौन सा इजी है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है। जो सवाल आपसे नहीं हो ना, उसको आप गुड मार्क करो या वेरी गुड मार्क करो, और उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। जो सवाल आपसे नहीं हो रहा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कॉन्सेप्ट आपके न्यूरॉन स्ट्रक्चर में बैठा नहीं है, तो आप उसको मार्क करो मॉड्यूल में। कोई भी सवाल को अनमार्क मत जाने दो। मैं काफी सारे बच्चों के मॉड्यूल देखता हूँ, क्वेश्चन मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उसमें मार्किंग नहीं करते। जब रिवीजन करना होता है तो वापस क्वेश्चन नंबर 1 से सारा लाइन से पढ़ते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो 70-30 स्ट्रैटेजी इसका बाद में बताऊंगा बच्चों, कि इससे आप 5 गुना तेजी से रिवीजन कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो एक बार आप मेरे को कमेंट में बता देना, सर ये 5 टाइम्स फास्टर रिवीजन का वीडियो बता दीजिए। और लास्ट में बच्चों, टेस्ट एनालिसिस की कॉपी जरूर बनानी है। जो सवाल आप गलत करो उसमें आप लिखो, मैंने ये सवाल गलत करा, इनकरेक्ट, उसका असली रीजन लिखो, मैंने ये इसलिए गलत करा, मैंने कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दी, उसको फिर आप बाद में रिवाइज कर लेना। तो एक टेस्ट एनालिसिस कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ये हर्ष पता है क्या करता था, जो इसका सवाल गलत होता था ना, उसको ये ऐसे कॉपी में लिख के थोड़ा बहुत उसकी फोटो खींच के खुद को ही व्हाट्सअप कर लेता था। उससे पता है क्या हुआ, उसके पास पूरी उसकी लाइब्रेरी बन गई व्हाट्सअप पे, जो सवाल उसने गलत करे। तो देखा सर मेरी कॉपी कई बार इधर उधर हो जाती थी, मतलब कौन कॉपी में पढ़े, तो मैं क्या करता था फिर व्हाट्सअप पे ही अपनी ऐप में वो उसमें से फोटो लिया, क्वेश्चन का लिखा, ये गलती करी, और वो खुद को व्हाट्सअप पे लिया। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो उसकी पूरी लिस्ट बन गई थी। तो किसी ना किसी फॉर्मेट में आप आपके जो गलत सवाल हैं उनको नोट करके रखो, उसमें क्या गलती करी, इसको हर टेस्ट के पहले रिवाइज करके जाना। मैं अंडर 50 के इतने बच्चों को जानता हूं बच्चों जो ये काम करते थे, तभी एक गलती वो वापस नहीं दोहराते थे। ठीक है,
तो देखो आज पूरी स्ट्रेटेजी हो गई बच्चों, नोट्स की हो गई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हो गई, टेस्ट की होगी, रिवीजन की होगी। तो लेट्स प्रिपेयर, आप मचा दोगे, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपने सारे उसमें कामयाब हो, मचाओ फोड़ो, यही हमारी शुभकामनाएं बच्चों। लव यू ऑल।